प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग कामला व्याधि या फिर जॉन्डिस जिसको बोलते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से चिकित्सा करते हैं, आप सब लोगों ने तो ये पढ़ा ही होगा, लेकिन हम लोग एक बार इसको बार बार चर्चा करते हैं तो जब भी पेशेंट आते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है क्लियर क्लियर कि इस तरह से भी चिकित्सा किया जाता है। तो अभी मैं पहले बता दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करिए। तो कामला व्याधि जो है ना, यह आयुर्वेद में दो टाइप का बताया है। एक रुद्रपथ कामला मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और एक बहुपित्त कामला। इसमें ज्यादातर सामावस्था ही रहती है, बिना आम के ये कामला व्याधि हो ही नहीं सकता है। अब कामला व्याधि है ना, तो इसमें एसोसिएटेड कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अग्निमांद्य और कामला, फिर मलावरोध और कामला, मूत्रकृच्छता मतलब यूरिन न होना और कामला, मूत्राघात और कामला मतलब यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होता है, मूत्राघात और कामला, कभी कभी उदर व्याधि होता है और कामला होता है, असाइटिस का पेशेंट आते हैं और कामला होता है, इसी तरह से पांडु रोग होता है और कामला होता है, मतलब एनीमिक पेशेंट होते हैं और कामला होता है, कभी कभी जलोदर होता है और कामला होता है, कभी कभी कामला और सर्वांगदाह होता है, कभी कभी हिपेटोमेगैली होता है और कामला होता है, कभी कभी यकृत के विकार होते हैं और कामला होता है, कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं और कामला होता है, कभी कभी हेपेटाइटिस बी की वजह से या ए की वजह से, सी की वजह से ये होता है। तो जब हेपेटाइटिस बी रहे तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आता है। उसी तरह से इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें मेन दोष कौन सा होता है, कामला। कामला का तो पित्त दोष का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। धातु देखेंगे तो रस धातु और रक्त धातु, मल देखेंगे तो पुरुष और मूत्र, ये इन्वॉल्व रहता है। रुद्रपथ कामला में हम लोगों ने पढ़ा है कि तिल पिष्ट मल प्रवृत्ति होती है, तिल की तरह होती है, उसमें कलर नहीं आता मल को। और बहुपित्त कामला में बहुत ज्यादा पीला होता है, यूरिन और स्टूल बहुत ज्यादा पीला पीला आता है। नख नयन वदन मूत्र पुरुष, मतलब नख मतलब नाखून, नयन मतलब आंखें, वदन मतलब चेहरा, मूत्र पुरुष, ये सब कैसे रहते हैं, पीला पीला आता है। तो ये बहुपित्त कामला में होता है। जब हम लोग स्त्रोतस देखेंगे तो इसमें मूत्रवह स्त्रोतस और मलवह स्त्रोतस में इसका मैनिफेस्टेशन दिखेगा। और रक्तवह स्त्रोतस में तो दृष्टि होती है, यकृत और प्लीहा में इसका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। और इसमें संबंधित अवयव क्या रहते हैं, तो नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये सब में हमें दिखता है कि यहाँ पर पीलापन आ गया है। हम लोग जब चिकित्सा देखते हैं कामला व्याधि की, रुद्रपथ कामला हो और या बहुपित्त कामला हो, सबसे पहले हम शोधन करते हैं। तो शोधन के लिए हम लोग विरेचन का सबसे मेन होता है, क्योंकि पित्त की व्याधि है तो शोधन में विरेचन दिया जाता है। शमन चिकित्सा होती है, अग्निवर्धन होता है और दीपन, ऐसी चिकित्सा होती है। और हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो रुद्रपथ कामला जो रहता है वहां पे कफ का आवरण रहता है सेंट्रल बिलियरी डक्ट में, क्योंकि पित्त नहीं निकल पाता है। रुद्रपथ कामला मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, रुद्रपथ ऑब्स्ट्रक्टिव ऐसे पैथोलॉजी होती है, और इसलिए पित्त नहीं आता तो तिल पिष्ट नहीं मल प्रवृत्ति होती है। बाकी पूरे बॉडी में नख नयन वदन मूत्र ये सब कैसे होता है, पीला होता है। तो वहां पर हमें कफ शामक चिकित्सा देना पड़ता है, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस, जो कफ को सुखा दे और रास्ता को खोल दे। ऐसे थोड़ा उष्ण और कफ वातात्मक संप्राप्ति पर काम करने वाली शेखर रस, ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है। फिर हम उसको नॉर्मल मतलब पित्त का जो सिक्रीशन है यकृत से कोष्ठ में आने देते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर नॉर्मल चिकित्सा करते हैं। तो दोनों कामला में आरोग्यवर्धिनी वटी सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बहुपित्त कामला में हाथ पैरों में जलन होती है बहुत ज्यादा, आंखों में नेत्र दाह होता है, सर्वांग दाह, मूत्र दाह, बुध दाह, मतलब पुरुष करने के बाद बुध दाह होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम लोग वहां पे पित्त शामक चिकित्सा मतलब प्रवाल, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, चंदन आदि वटी ये देते हैं। और हो सके तो गाय के दूध के साथ दे तो ज्यादा फायदा होता है। और कुमारी जो रहता है, कुमारी का रस या जूस जो दिया जाता है बच्चों को भी बड़ों को भी, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। नारियल पानी दिया जाता है, धनिया जीरा का फांट दिया जाता है, या धनिया का ठंडा करके पानी वो दिया जाता है। उसी तरह से गन्ने का रस, मनुका का रस, और लाही जो रहता है जिसको हम खिल बोलते हैं, वो पानी में डुबा के और खिल का पानी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम कुटकी और आरगवत का काढ़ा देते हैं, जिससे विरेचन होता है, पित्त का भी शमन होता है।
कुटकी और आरकवत। उसी तरह से अगर यूरिन कम हो रहा है तो इसमें पुनर्नवा और गोक्षुर का काढ़ा दिया जाता है जो मूत्र प्रवृत्ति करता है। शोथग्न भी है पुनर्नवा गोक्षुर। अगर खुजली बहुत ज्यादा आ रही है और प्लीहा वृद्धि बहुत है, स्प्लीनोमेगाली है, तो हम वहां पे प्रवाल पंचामृत देते हैं। प्लीहा वृद्धि रहती है, पेट दर्द हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यकृत प्लीहारी लौ देते हैं, शरपुंखा चूर्ण देते हैं। रक्त मोक्षण कराना पड़ता है कभी कभी प्लीहा वृद्धि अगर रहा तो। अगर मलावरोध रहा और तिल पित्त में मल प्रवृत्ति है तो त्रिफला चूर्ण दिया जाता है गर्म पानी के साथ, तो वो मल को कलर अच्छे से आने लगता है। अब यूरिन कम हो रहा है तो रसायन चूर्ण या गोक्षुर का चूर्ण, ऐसे पुनर्नवा, शतावरी, ये सब दिया जाता है। जो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसमें कामला में अग्नि को बढ़ाने वाला दीपन कार्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप केवल शोधन और शमन ही करते रहो, अग्नि को ना बढ़ाए, तो कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से यकृत और प्लीहा वृद्धि अगर है तो कुमारी आसव का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और प्लीहा वृद्धि रहे और कपोदर रहे तो हम लोग रोहित घृत, रोहित का देते हैं। और बातोदर रहे मतलब वायु का इन्वॉल्वमेंट है तो अभयारिष्ट किया जाता है। और नहीं तो कॉमनली हम लोग द्राक्षातव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवातव, पुनर्नवारिष्ट, ये सब जब देते हैं तो कामला वृद्धि में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ग्रंथों में कामला के लिए ताप्यादि लौह बताया है, चंद्रकला रस बताया है, सुचेखर रस बताया है, कामदुधा रस, सवाल पिष्टि, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, जो सुधा कल्प रहते हैं सारे, वो बहुत अच्छा काम करता है। कटु पटो कटुर पटोलादि कषाय या पटोलादि क्वाथ, भृंगराज पत्र का स्वरस, नवायस लौ, कुटकी का क्वाथ, प्रवाल पंचामृत, वासादि क्वाथ, एरन पत्र का स्वरस, गंधक का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से परहेज पालना बहुत जरूरी होता है। तेल मिर्ची मसाला बंद किया जाता है जो पित्त को बढ़ाए, पित्त को प्रकोपित करने वाली चीजें नहीं खानी है। तो शांति लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर पानी बहुत ज्यादा है पेट में, जलोदर की स्थिति है, तो खून की कमी ना हो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर लूज मोशन ज्यादा हो रहा है तो कुमारी का सेवन जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि कुमारी जो है वो भेदन का कार्य करता है, मल भेदन। तो लूज मोशन अगर ऐसी संप्राप्ति है तो कुमारी का सेवन कम कराए या कुमारी ऐसा कम दें। उसी तरह से छोटे बच्चों को हम लोग जब देते हैं तो छोटे बच्चों को जो सुधा कल्प है या जिसमें कैल्शियम है वह हम कामला की स्थिति में कम देते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स जब देंगे ना तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है बॉडी में, तो आयरन डेफिशिएंसी होने का चांसेस बच्चों में ज्यादा होता है। इसलिए सुधा कल्प जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, कामदुधा, कपर्दिका भस्म, शंख भस्म, ये सब कम देना चाहिए। परहेज में छोटे बच्चों को किशमिश का पानी, किशमिश को डाल के उबाल के वो पानी पीने के लिए देना चाहिए। बड़ों को मनुका देना चाहिए, फिर खील देना चाहिए, बॉइल्ड वेजिटेबल देना चाहिए, चावल देना चाहिए, फिर ज्वारी या बाजरी का रोटी देना चाहिए, मूंग का जो यूश है वो देना चाहिए, मूंग का दाल देना चाहिए, मेथी वाली सब्जी देनी चाहिए, चपाती, जो पराठा रहता है मेथी वाला पराठा वो देना चाहिए, और गन्ने का रस देना चाहिए। और दांत से चबा चबा के खाने के लिए बोलना है। और कच्चा मूली का स्वरस अगर भूखे पेट दे दिया जाए तो वो कामला में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से इसमें तेल वाला चीज जो पित्त बढ़ाता है, तेल वाला चीज, नमकीन चीजें, काजू बादाम, जो पचने में बहुत हैवी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो नहीं दे। फिर पानी नहीं जमा हो इसलिए पानी वर्ज्य किया जाता है और दूध पे रखा जाता है पेशेंट को। उसी तरह से कामला में गन्ने का रस और गन्ने का रस दिया जाता है। बेकरी के पदार्थ बंद किया जाता है, मूंगफली वगैरह बंद किया जाता है। और प्रवाल कामदुधा अभ्यारिश रसायन चूर्ण दिया जाता है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा रहे तो विरेचन देना बहुत अच्छा रहता है। पित्त का मार्ग जो है वो अच्छा करने के लिए जिमोतक नाम का वनस्पति होता है, उसका नस से दिया जाता है। वो स्टिमुलेट करता है नस से, जिमोतक का, तो वह सीबीडी जो सेंट्रल बिलियरी डक्ट है उसको ओपन कर देता है। उसी तरह से इसमें विरेचन के लिए हम लोग हरितकी, बाल हरितकी का प्रयोग करते हैं, आरकवत का प्रयोग करते हैं, कुटकी का प्रयोग करते हैं, मनुका का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि विश्रांति लेना बहुत जरूरी होता है। आरोग्यवर्धिनी वटी, काल में घासव, फिर काल में चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करता है। ताम्र भस्म का भी बहुत अच्छा काम रहता है। और ताम्र कितना सूट कर रहा है पेशेंट को वो जरूर देखना चाहिए। नौशा फीलिंग हो रहा है तो कम दे या ना दे। इसी तरह से केवल परहेज पालने से, विश्रांति लेने से भी कामला अपने आप ठीक हो जाता है।
और अगर अच्छा मेडिसिन दिया गया तो वो यकृत का कार्य अच्छा कर देता है। और जब पीलापन कम हो गया और सीरम बिलिरुबिन बिलिवर्डिन वो कम हो गया, तो मतलब ये फायदा हो जाता है। और भूख लगना चाहिए, इसमें अग्नि बढ़ना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। और मल जो है उसको पीलापन आना चाहिए, मतलब नॉर्मल कलर आना चाहिए। और काम जो भी कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पित्त उष्णता वगैरह है। जैसे कि अगर भट्टी के पास काम कर रहे हैं, इंजन बॉयलर के पास काम कर रहे हैं, तो वहां पे काम ना करें। मतलब विहारात्मक और रात्रि जागरण ना करें। लैपटॉप मोबाइल शार धर्मिता बढ़ाता है, तो उससे और ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या गर्म रूम में रह रहे हैं, उष्ण प्रदेश में रह रहे हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें। तो ये कामला व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या क्या अनुभव है कामला प्रणाम व्याधि? सर। आप प्रणाम मैम, बताइए। सर एक आपने जो बीच में बोला था कोई कि इस औषधि का नस्य देते हैं, वो औषधि नहीं मेरे को सुना, क्या बोला था आपने? उसको सीबीडी। मराठी में, हिंदी में जीमूतक बोलते हैं, और नहीं जी। तो देवडांगरी करके बोलते हैं मराठी में। यहाँ पे जिमूतक बहुत चल जिमूतक होता है। ठीक हाँ, है। जीमूतक है ना, जीमूतक कल्प, अपना कल्प स्थान में देखिए, चरक संहिता के जी जी ठीक है सर, मूतक। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे लोनावाला खंडाला करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जी बहुत सारे लोग ना नाक में दवाई डालते हैं, वही जी जीमूतक का स्वरस, तो उससे बहुत ज्यादा पित्त निकलता है नाक से, और फिर जी पूरा ठीक हो जाता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, कंचन मैम आप बताइए, आप यू आप क्या देती हैं जॉन्डिस में, कामला में क्या ट्रीटमेंट देती हैं आप? सर यहाँ पे ना मैं सर्वकल्प का क्वाथ का यूज करती हूँ, और शोनक क्वाथ का भी यूज किया जाता है, और कासीस भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये जैसे गिलोय सत है, प्रवाल पंचामृत है, कामदूधा भी यूज किया जाता है बहुत बार। तो ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन बना के 60 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग यूज करते हैं। और लिवोग्रिट है, लिवामृत वट्टी आती है, उदरामृत वट्टी आती है, आरोग्य वर्धिनी का भी यूज करती हूँ बहुत बार। तो जैसे कि पेशेंट का कंडीशन कैसे, उसके हिसाब से ही मेडिसिन ऐड होता है। मतलब किसी किसी में स्वर्ण भस्म का भी मतलब जैसे स्वर्ण वसंत मालती भी देना पड़ता है बहुत बार, तो वो भी दिया जाता है। अ, ये और डाइट समझा देती हूँ ठीक से। मोस्ट ऑफ यही मेडिसिन चलता है सर। जी सर। ठीक है, और विरेचन कराती हैं आप? के लिए मतलब सर्वकल्प और कायाकल्प को देते हैं ना हम लोग, तो उससे हाँ रेगुलर विरेचन होते ही रहता है, तो काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है उससे। जी। और कभी किसी ने एरंड पत्र स्वरस, मूली का स्वरस ये यूज किया है क्या? उससे भी सर बहुत अच्छा मैंने, रिजल्ट है। हाँ, मतलब कि मैंने एक पेशेंट में जो कि काफी ज्यादा था, मतलब उसका ना बिलीरुबिन लेवल काफी ज्यादा हुआ था। तो मुझे पहले तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जी। कंचन मैम का आवाज कट रहा है, किसी को आ रहा है आवाज कंचन मैम का? नहीं आ रहा। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा। मैम का आवाज कट रहा है। ठीक है, बाकी लोग अब बताइए, कंचन मैम का आवाज नहीं आ रहा है। किसी का कोई एक्सपीरियंस है कामला व्याधि में तो बताइए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस। जब मेरे एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है ना, तो आप लोग आरोग्यवर्धिनी को तुलसी के स्वरस के साथ दीजिए, तो बहुत अच्छा जी फायदा सर, होता है यहाँ पर। ये भी दिया हुआ था, आपको सुन के ही मैंने एक पेशेंट में दिया था। मतलब वो बिलिरुबिन लेवल उसका नॉर्मल था, खाली एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ था उसका। तो जी आरोग्यवर्धिनी और आपने जैसे तुलसी स्वरस बताया था ना एम्प्टी स्टमक लेने के लिए, तो वो मैंने दिया था, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जी जी। सर। ठीक है, थैंक यू। सर इसमें तुलसी रस का क्या रहता है, पित्त विरेचन क्या है? तुलसी स्वरस में ताम्र भस्म रहता है, ताम्र ओके, रहता है, भस्म नहीं, ताम्र रहता है, तो वो ठीक है यकृत सर, को स्टिमुलेट करता है। तो वो ठीक है सर। एसजीओटी एसजीपीटी लेवल को इमीडिएट कम करता है, विद इन 24 आवर्स। तो उसकी डोज आरोग्यवर्धिनी डोज क्या रहती है सर? यहाँ पर महाराष्ट्र में कैसे होता है, जैसे आप लोग धनिया की गड्डी मिलती है ना वहां पे, जी वैसे ही तुलसी का गड्डी मिलता है फूल वालों के जी पास। जी। तो वो सब लेके आना है, और स्वरस 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, इतना हम देते हैं 50, महाराष्ट्र में फाइव तो। जीरो, 50 50। 50, हाँ। ओके एक ओके। कप सुबह, एक कप शाम को। जी आप लोग के उधर तुलसी का इतना नहीं प्रचलन है जितना जी महाराष्ट्र में। जी। यहाँ पे हर फूल वाले ज्यादा यूज करते हैं, मतलब बेचते हैं।
जी, फिर धनिया मेथी मिलता है ना, वैसे तुलसी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। और दुर्वा का भी प्रयोग, बासा का भी प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। जी, ठीक है, थैंक यू सर। बाकी कुछ बताइए। आप लोगों ने कामला व्याधि में क्या दिया? मकोए का स्वरस बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलेंगी? आपने डायबिटिक ये कामला के पेशेंट कैसे ठीक किए हैं? कुछ बताइए आप लोग अपना एक्सपीरियंस। अर्चना मैम, सब लोग सुनने आते हैं आप लोगों का एक्सपीरियंसेस। शशि मैम। सर, मैं एक पेशेंट में पीपल के पत्तों का भी यूज किया हुआ है। मतलब वो हाँ। काफी गरीब पेशेंट था, वो मेडिसिन लेने के लिए आया था पर उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने खाली पीपल के पत्ते लेने के लिए बोले थे। वो 5 डेज में आया वापस, तो उसका काफी हद तक रिलीफ हो गया था सर। जैसे 5 पत्ते मैंने लेने के लिए बोले, खलबत्ते में कूटने के लिए बोले थे, थोड़े क्रश कर ले अच्छे से और पानी में घोल के पी जाए, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है सर। हाँ, और अपना बात्रक चिकित्सा जो है, चरक चिकित्सा में, उसमें बोधिसत्व वृक्ष, मतलब बुद्ध भगवान को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, पीपल के पेड़ के नीचे। तो वहां पे बोला है बात्रक की बेस्ट दवाई है पीपल का, अगर हम छाल या पत्तों का ले काढ़ा वगैरह। सो उसका क्या इसमें रहेगा, मतलब किस दोष पे क्या करेगा? वो रक्त का दुष्टि को पूरी तरह से नष्ट करता है और यकृत का कार्य अच्छा करता है। जी, पीपल का आप लोग यूज करके देखिए, सच में कामला में, वातरक में, गाउटी अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम होता है। जी, मतलब मुझे भी रिजल्ट आया है, कंचन मैम सही बता रही ठीक है। बस पत्तों को क्रश करके उसको हैं। मतलब पानी के साथ अंदर हैं। हाँ, बॉईल swallow कर। करके या छाल, पेड़ का छाल लेके आए उसको भी बॉईल करके देना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी, गुड इवनिंग सर। ठीक है हाँ सर। जी मैम, बताइए। हाँ, कामला का तो मेन चिकित्सा तो यही है कि विरेचन कराने को, क्योंकि बोला गया है चरक में कि कामली तू विरेचने। तो इसमें जितना बढ़िया विरेचन अगर हो जाता है तो सारा कचरा निकल जाएगा। और आपने खुद ही बताया कि आरोग्यवर्धनी को अगर तुलसी के साथ देते हैं तो SgO2 SgPT जो है, ये सारी चीजें SgO2 OT और PT चेंज हो जाते हैं। वो चीजें हैं। मूली इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। और बहुत सारे लोग इसमें ये भी कराते हैं कि पेशेंट को खाने के लिए सारी चीजें मना कर देते हैं, बस वो बोलते हैं कि चावल को तक्र के साथ लीजिए। और त्रिफला का हिम जो है वो भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत सारे लोग वो चीजें भी इसमें मतलब त्रिफला देते हैं खाने का 1-1.5 महीने के लिए टोटल। मतलब जो प्रॉपर खाना होता है वो बंद कर देते हैं, रोटी वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। और अभी आपने भी बताया था कि दूध पर अगर पेशेंट को रखते हैं तो फिर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चीजें हैं। और उसमें फिर स्टूल का कलर आने तक, मतलब जैसे तिलपिष्ट निभम वाला कंडीशन जो होता है वो सब ठीक नहीं रहता है। तो प्रॉपर कलर जब आ जाता है तो ठीक हो जाता है। इसमें पेशेंट को बेड रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काम ज्यादा करेगा तो तकलीफ होगी। और जैसे बहुत सारे लोग इसमें गन्ने का जूस वगैरह भी चलाते हैं, मूली के पत्ते या मूली की सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। उन सब सारी चीजों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और दवाएं तो हैं अपनी, जैसे काकमाची या मकोई का सोरस है वो बढ़िया काम करेगा, भूमिया मल की बढ़िया काम करेगी, आरोग्यवर्धनी नो डाउट बढ़िया काम करता है ये। और पुनर्नवा मंडूर वगैरह भी कई बार चलाते हैं। और जैसे गुड़ुची वगैरह भी चलाया है ऐसे पेशेंट्स में। मेरे पास जो अभी आया था कुछ टाइम पहले एक पेशेंट, उसके साथ सर उसको जो कामला डेवलप हुआ था उसका 10 के आसपास चला गया था। तो उसके केस में मेन उसकी हिस्ट्री थी वही लीवर, मतलब वो अल्कोहलिक पेशेंट था। तो अल्कोहलिक पेशेंट वगैरह में रिजल्ट आने में थोड़ा सा सर टाइम मिलता है, ऐसा है। जी सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और ना कामला जो रहता है ना, वो विविधान कामान लाती, ऐसे है कि बहुत इच्छा होती है, मतलब चटपटा खाने की इच्छा होती है लेकिन नहीं देना है। विपरीत गुण इच्छा चा, जो चीज मना किया जाता है वही चीज खाने की बहुत इच्छा होती है उसमें। ठीक है, और कुछ बताना चाहिए तो बताइए। अर्चना मैम आप बताइए। सुनीता मैम। हाँ सर, परमेंद्र हम सर। इसमें विरेचन ही देते हैं सर, बेस्ट वे। क्या और चीज का विरेचन देते हैं? सर मैं अभयाधि मोदक देती हूँ। अच्छा। और स्नेहपन अभयाधि मोदक से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑयली पूरा बंद किया जाता है सर इस पेशेंट में, गन्ने का रस भी बताया जाता है। और विश्रांति ही सबसे ट्रीटमेंट अच्छा है उसका, विश्रांति से भी बहुत ज्यादा ज्यादा कम हो जाता है। मनु का रस और पित्त शामक ट्रीटमेंट देते हैं सर हम इसमें पेशेंट में। ये मकोए का साग भी बना के खाया जाता है, उससे बहुत अच्छा या रिजल्ट यस आता है। यस सर यस सर। सर विरेचन यानी नित्य विरेचन ही देना है ना सर? ऐसा क्लासिकल विरेचन भी कर नित्य सकते हैं? विरेचन, क्लासिकल की जरूरत नहीं होती है। नित्य विरेचन मतलब एरंड तेल दें, त्रिवित लेहम दें,
उससे जी सर। विरेचन होता है। मतलब पेशेंट का बल भी देखना है ना, तो त्रिवितले हमसे भी बहुत हाँ। अच्छा रिजल्ट होता है। 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ दे दीजिए। और ना जो आयुर्वेद करता है कामला को पेशेंट को ठीक, वो एलोपैथी इतना फास्ट नहीं करता, क्योंकि यकृत पे उनके पास कुछ दवाई है ही नहीं। उनके पास Liv52 देते हैं, बस एंजाइम्स देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है तो बताइए। वैद्य प्रशांत भट्ट जी कुछ बताना चाहेंगे? आप लोग ने कामला के पेशेंट ठीक किए हैं क्या? कुछ बोलिए प्लीज। सुनीता मैम आप बोलेंगी? तकदीर सिंह जी कुछ बोलिए आप। सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी सर, ये जो आपने बोला कि इसको दूध दूध पे ही रखना है जब तक कुछ नॉर्मलेसी नहीं आती, तो दूध भी मतलब ऐसे वही सीधा सीधा दूध के उसको डाइल्यूट करके देना है, वो उसका क्या रहता दूध है? इसलिए देना है क्योंकि वो पित्त शामक होता है ना, इसमें सर्वांग दाह पित्त के। अभी क्या है कि बोला है कि पित्त पांडु रोगी अगर पित्तवर्धक आहार विहार कंटिन्यू लेता है तो वो कामला में डेवलप हो जाता है। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही थी कि उसको सीधे ही देना है कि उसको डाइल्यूट करके देना है या उसको सिद्ध डाइल्यूट करके करके भी देना कितना पच रहा है उस पर डिपेंड करता है। शुंठी सिद्ध है? शीरपाक ऐसे देते हैं हम लोग। शुंठी जी सिद्ध या पिपली शीरपाक भी दिया जाता है। कितना उसको साथ में है उस हिसाब से। ओके, कटु ठीक है सिद्ध भी ये दिया जाता है। सर, थैंक यू सर। आप अग्नि बढ़ना चाहिए और आम का पचन होना चाहिए, और पित्त का प्रकोप जो है वो भी शमन होना चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। अंजना मैम कुछ बताइए, श्वेता मैम कुछ बताइए, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? गुरप्रीत कौर मैम आप बताइए, कुछ बोलिए आप लोग भी, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं। नमस्ते सर, सभी लोग को नमस्कार। जी मैम। सर बहुत अच्छा आज आपने लेक्चर दिया है। कामला बहुत स्पेसिफिक है भी, और हमने देखा भी है शास्त्रों में जो है वर्णन आया है वो पांडु के बाद ही कामला का वर्णन आया है। तो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि जब जब भी आरबीसी ब्रेक होती है उसके बाद जो है वो जॉन्डिस होती है। और हमारे शास्त्रों में भी जो वर्णन आया है वो भी यही बताया कि पित्त का जब प्रकोप होता है तभी पांडु होता है, और उसके बाद भी अगर आहार विहार पे ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रज्ञा पाठ किया जाता है, साथ में इंद्रिय सहयोग होता है, तो परिणाम होता है कि वो कामला में कन्वर्ट होता है। और जो कामला कॉमनली आज मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो जहाँ भी हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं अपने पेशेंट का, तो अधिकतर पेशेंट का जो है वो बिलिरुबिन जो होता है वो एक नॉर्मल रेंज जो बताई गई है 1 ग्राम से एबव ही रहता है, चाहे वो पॉइंट पे ही रहे लेकिन वो एबव रहता है। और साथ में SGOT और SGPT भी काफी इंक्रीज करता है। जनरली हम लोग प्रेगनेंसी केसेस को भी देखते हैं, तो प्रेगनेंसी केसेस में भी हमारे पास पेशेंट को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती है लीवर में, क्योंकि वो एक जो है कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म इंजन है हमारी बॉडी का। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होती हैं, और कहीं ना कहीं SGOT SGPT 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाता है। तो मेरा यही मानना होता है कि हम कोई भी मेडिसिन अगर देते हैं तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ये जैसे हमारा शरीर, हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखते हैं तो पित्तधरा कला पे अगर हम कार्य करना चाहते हैं, गृहिणी पर कार्य करते हैं, या हम यकृत के बारे में ध्यान देते हैं, तो जो भी मेन हमारा शरीर का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो हमारी गृहिणी ही देखती है। तो मेरा यही मानना होता है कि मैं यहाँ पर पहले जनरली दीपन और पाचन की कोशिश करती हूँ कि पेशेंट को दूं, और दीपन पाचन के बाद फिर उसको जो है विरेचन द्रव्य देना सही रहता है, क्योंकि किसी भी तरह का अगर पित्त जनित विकार होता है तो विरेचन में हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो जनरली जैसे हम लोग कॉमनली बताते हैं, तो मैं बहुत बार आप लोगों के सामने कह भी चुकी हूँ, या तो महातिक्ति व्रत या फिर पंचतिक्ति व्रत, इसको चाहे हम तिथि के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, दाढ़ी मास्टर के साथ दे सकते हैं, समटाइम्स हम पंचकोल के साथ भी दे सकते हैं, समटाइम्स हम इसको जो है वो अपनी जो मेडिसिन होती है, त्रिकटु है या फिर त्रिफला है, तितली अलग से है, तो उस हिसाब से हम इसको दिलवष्टक है या फिर लवण भास्कर है उसके साथ हम इसको एड ऑन करते हैं, लेकिन हम देते हैं। और मेरा जो अनुपान होता है वो जनरली फल त्रिकादिपात होता है। फल त्रिकादिपात का मेन काम ही है कि वो थोड़ा सा विरेचन अच्छे से कराता है, और पित्त को जो है वो दूषित पित्त को जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकाल के अग्नि को प्रदीप्त करता है।
इसके अलावा जो बहुत अच्छी ड्रग्स मुझे लगती है वो कालमेघ लगती है। मैं काफी बताती हूँ, चाहे वो कालमेघ पाउडर के रूप में देती हूँ, कालमेघ के अब कैप्सूल भी आने लगे हैं, कुछ कंपनियां कालमेघ के कैप्सूल बनाने लगी है। इसके अलावा भूमि अमल की मुझे बहुत अच्छी लगती है। भूमि अमल की अगर पाउडर फॉर्म में मिल जाती है, क्योंकि हम कॉलेज में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो भूमि अमल का पाउडर भी मिल जाता है। और उसके अलावा जो है एक कुटकी, कुटकी मेरी फेवरेट ड्रग है, लेकिन मैं सब में कुटकी नहीं जोड़ पाती हूँ, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। लेकिन ये 2 या 3 ड्रग्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं जॉन्डिस वाले केसेस में देना या यकृत को स्टिमुलेशन करने के लिए देना बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। साथ में जो कि डाइट प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी होती है, कि हमें सबसे पहले बॉइल्ड वाटर बताती हूँ, और वो बॉइल्ड वाटर जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि धनिया और सौंफ का पानी होना चाहिए, या फिर षडंग पानी होना चाहिए, है ना, या फिर जो है जो हमारे पित्त शामक द्रव्य हैं उनसे साथित पानी होना चाहिए, और वो पानी पेशेंट जब लेता है तो उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और पटोल मैम ये प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं ये सारी दवाइयाँ? नहीं, मैं जनरल बता रही हूँ, अभी तो मैं जनरल बता रही हूँ। हाँ, और ये पटोल तिक्त कषाय, इसका भी बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। जैसे मैंने फलत्रिकादी बताया, कुछ पेशेंट कहते हैं कि फलत्रिकादी से थोड़ा सा उनको इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर फिर उसका एक ऑप्शन होता है पटोल तिक्त कषाय। पटोल तिक्त कषाय का बहुत अच्छा रोल होता है। और इसके अलावा पटोल जो सब्जी है उसका कषाय या उसका मतलब सूप बना के भी देना अच्छा फायदा करता है। गिलोय कहना या नहीं भूलेंगे हम लोग, गिलोय का यहाँ बहुत अच्छा रोल होता है। गिलोय सत्व का या फिर गिलोय का काढ़ा, गिलोय का पाउडर, है ना, तो यहाँ गिलोय और नीम और इसके अलावा जो है पटोल, ये मेरी फेवरेट ड्रग्स रहती हैं, जिसको मैं इसके उसमें कहीं ना कहीं ऐड करती हूँ। बाकी सारिवा, मंजिस्टा, उशीर, ये सारी ड्रग्स भी अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो ये जनरल है। और प्रेगनेंसी में जनरली मैंने कहा ना कि हमें देखना होता है कि पित्त दृष्टि कहाँ हो रही है या ग्रहणी दृष्टि हो रही है, या पेशेंट इस तरह से ना जाए कि उसको बाद में हमें प्रॉब्लम करे। तो मैं स्टार्टिंग में ही, जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं, दाढ़ी मास्टक बहुत अच्छा काम करता है। आप दाढ़ी मास्टक छोड़ दीजिए, आप उसको पहले से थोड़ा सा अम्ल रस प्रधान, जैसे संतरा है, नींबू है, इस तरह की चीजों को बताइए कि आप जैसे दाल खा रहे हो तो उसमें हल्का सा नींबू के रस को ले लीजिए, 4 बूंद 5 बूंद, जो पेशेंट पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप उसकी डाइट में बढ़ाते जाइए। बाकी जैसे मैंने बताया कि पटोल है, पटोल को भी आप कषाय के रूप में प्रेग्नेंट पेशेंट में हम दे सकते हैं। कालमेघ का भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तीक्ष्ण नहीं देते, जिससे हम कुटकी वहाँ नहीं देते। मजिस्ट्रा, सालिवा चूर्ण दे सकते हैं, या क्षीर पाक बना के दे सकते हैं, या उसको संस्कारित हम जो है घट के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हीमोग्लोबिन लेवल रेज है या SGOT ज्यादा रहती है, तो पंचतीर्थ घृत का भी मैंने यूज किया है वहाँ पे। साथ में अगर नॉर्मल पेशेंट अगर होता है तो वहाँ कालमेघ आसव और रोहित का दोनों का रोल मुझे बहुत अच्छा मिला है। लेकिन यहाँ मैं क्या करती हूँ, कालमेघ के पाउडर को फांट बना के रखवा देती हूँ, या षडंग पानी को पिलवाती हूँ, या भूमि अमलकी के फांट को पिलवाती हूँ। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली जैसे जैसे केसेस होते हैं, बात पित्त कफ की जो भी उसकी प्रकृति होती है, देश, अग्नि, बल, इसके आधार पर भी हमें कुछ अपना ट्रीटमेंट पोषण पोषण विक्षम के आधार पर चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन कामला यदि बहुत टफ भी है और बहुत इजी भी है, क्योंकि अगर उसका बिलिरुबिन लेवल अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो समटाइम्स पेशेंट हिपेटिक कोमा में भी चली जाती है, और फिर उसका बाहर आना भी बहुत टफ होता है। तो वो कंडीशंस ना आए उससे पहले ही हमारे पास अगर पेशेंट आ जाती है, तो रस धातु, रक्त धातु पर हमको बहुत कंसीडर करना पड़ता है, उसकी हर चीज को देखना पड़ता है। और पित्त के लक्षण वात के साथ उसका ज्यादा जो है वो लक्षण मिल रहे हैं या फिर कफ के साथ मिल रहे हैं, इसका हमें बहुत विचार करके चिकित्सा करनी पड़ती है। और रेस्पॉन्स हमें लगता है 99% हम लोग को अच्छे से मिल भी जाता है। जी सर। सर मैम ये प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज करते कामला? एक्चुअली मैम डिपेंड करता है ना प्रेगनेंसी का लेवल कितना है, क्योंकि हमने आपसे पहले क्या किया, अगर हम गृहिणी जो हमारा बताया गया है, मासानुमासिक परिचर्या बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना, और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं ये बिलिरुबिन 1 से 2 आ रहा है या 2.5 आ रहा है, हमें वहीं पे चेक करना पड़ेगा, वहीं पे हमें डाइट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसका जो है आहार विहार दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, आम्ल रस प्रधान द्रव्य देने पड़ेंगे, पटोल वगैरह का कषाय भी देना पड़ेगा।
तो डिपेंड करता है कि किस तरह का केस होता है। अगर वो 7, 8, 9 तक पहुंच रहा है तो फिर वो बहुत रिस्की हो जा रहा है, फिर वहां पे आपको आईसीयू की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तो मेरा मानना यही है कि हम 4, 3, 4, 5 तक भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एवब जाता है तो फिर वो हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाओं की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कंडीशन एकदम वर्स्ट होती है। हेल्प सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, हाँ तो जी उसमें मैम। क्या होता है कि हीमोलिसिस हो जाती है, रेड ब्लड सेल सब हीमोलिसिस हो जाती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया तो टीआईसी में पेशेंट जाकर डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए हम अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे स्टार्टिंग से ही पेशेंट के जो हमारा खान पान है, रहन सहन है ना, क्यों उसको तेल मिर्च मसाला बहुत खाने को दिया जाए, या क्यों कहा जाए कि आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाइए, है ना। तो इसीलिए गृहिणी जो बताया गया है, गर्भिणी चिकित्सा जो बताई गई है, इसीलिए बताई गई कि गर्भिणी का परिचर्या कैसे करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई 1000 में से 1 या 2 ही पेशेंट ऐसी होती है जो मतलब जॉन्डिस में जाती है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती है, या फिर उनका लीवर पहले से ही कहीं ना कहीं सिरोसिस में हुआ है, या फैटी लीवर ज्यादा है, थर्ड ग्रेड का फैटी लीवर है, या उसके बाद भी उनका आहार विहार नहीं सही, पथ्य नहीं सही से लेती है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैम मेरा हेलो मैम, है। हाँ नमस्ते मैम, अंजलि मैम। नमस्ते। मैम हाँ मेरी बताइए। मेरी प्रेगनेंसी में 2018 में मेरी बेटी डिलीवर हुई थी सिजेरियन के थ्रू। तो मैम मेरे को भी ऐसे ही कुछ कुछ हो गया था। जी एसजीपीटी, एसजीओटी ये सब, और एल्कलाइन फॉस्फेट 4 गुना बढ़ गया था मैम, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। और उस केस में प्लेटलेट भी मेरी 60, 70, 80,000 चली गई थी। तो मुझे थोड़े से पेटेचियल, वो थोड़ा सा दाने स्पॉट्स मेरे लोअर लेग में मतलब विजिबल हो गए थे। और प्रेगनेंसी इंड्यूस थोड़ा सा हाइपरटेंशन भी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई मैम। जिन मैडम के अंडर में वो ट्रीटमेंट करानी थी तो उन्होंने तो रेफर ही कर दिया था, लेकिन सीजर हो गया मैम, कंट्रोल हो गया। तो यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब मैम। अच्छा, ये पूछना था कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान इनकी जैसे ये नॉर्मल ये एंजाइम्स जो लीवर एंजाइम बढ़ जाना, एल्कालाइन फॉस्फेट बढ़ जाना, तो इनकी आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या पैथा क्या संप्राप्ति बनेगी मैम, जो ये क्यों हो जाते हैं नॉर्मली, जैसे बोलते हैं कि ये बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। आपकी आवाज जो है बस मैंने वहां तक सुनी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आई है मैंने पूरी आवाज नहीं सुनी, फिर से बताइए। प्रेगनेंसी इंड्यूस जो आप बोले उसके बाद क्या क्या बोला। मैम एक्चुअली मेरे को भी ये सब समस्या आ गई थी। हाँ एक्चुअली मैम क्या था ना, तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह क्या था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। हाँ, रेस था ना मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाँ थोड़ा। हाँ, तो वही बट बात है ना, वो खाली हाँ, खाली जॉइंटिस नहीं था मैडम आपको ना। नहीं नहीं, आप बिलोरुबिन ठीक था मैम। बाकी हाँ बाकी लीवर एंजाइम्स बढ़ गए थे, नॉर्मली लीवर एंजाइम। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी रेस था ना। जी जी जी, प्लेटलेट्स भी हाँ डाउन हो गई थी। हाँ, तो वो हेल्प सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया ना, ये जी पूरा जी वो जो पैथोलॉजी होती है ड्यू टू ब्लड प्रेशर, ड्यू टू हाइपरटेंशन, या ड्यू टू पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जी 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 आप आपको एक्चुअली क्या होता है ना, इसीलिए आपको फर्स्ट टाइमिस्टर आफ्टर 20 वीक वो इंक्रीज करता है जनरली। प्रेगनेंसी जी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जब हम मानते हैं तो वो आफ्टर 20 वीक मानते हैं, ठीक है। जी मैम। तो जी उस समय आपका बॉडी वेट है ना, और आपकी बॉडी फिजियोलॉजी, जिससे हम्म कहते हैं ना कि जो बॉडी में जो ड्यू टू प्रेगनेंसी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि बॉडी उसको हम्म। एक तरह से कहते हैं कि बॉडी कंप्रोमाइज करती है, बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है वो चेंजेस को। तो जी मैम। उन केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हो, आपको उसी समय दवा आपने ली शुरू की होगी, हाइपरटेंशन की भी हाँ दवा मैम, वो चल रहा था मेरा, जो वो ली। चलता है ना दवाई, 300 लेवल mg। हाँ, क्या चला था, क्या चला था। 150 mg, जो अरसो डीऑक्सीकॉलिक एसिड जो चलता है ना मैम, वो चल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ मैम, तो वही है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं लीवर भी इन्वॉल्व होगा, और लीवर जब इन्वॉल्व होगा तो फिर सारे लीवर हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, जब लीवर हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो फिर वो हिमोलिसिस भी होगी जी और जी प्लेटलेट्स भी डाउन होंगे, है मतलब ना। हाँ ये बॉडी हाँ। की पूरी फिजियोलॉजी है, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो भी मेडिसिन आपको दे, जो भी डॉक्टर दे रख रही थी, जो भी मेडिसिन चला रही थी, ऐसे पेशेंट पे अगर थोड़ी सी भी इग्नोरेंस होती है तो वो हम्म। एक्लेम्पशिया में भी चले जाते हैं। जी मैम, हमारे हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी प्रेगनेंसी जी कोई दिक्कत नहीं आई, हमा- सीजेरियन हो गया था, हाँ उसके बाद सब ब्लड नॉर्मली, प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, तो फिर दिक्कत नहीं हाँ आई, फिर वो सही रहा। प्रेगनेंसी इंड्यूस था मैम, इसीलिए वो
कहना चाहिए ना, जैसे सर कहते हैं ना कि स्वतंत्र व्याधि और पारतंत्रिक व्याधि, वो जो जॉइंटिस थी वो आपके ड्यू टू हाइपरटेंशन, ड्यू टू पीआईएच पैथोफिजियोलॉजी से हुई। जी मैम जी, बॉडी वेट भी ज्यादा ही था, बॉडी जी वेट भी ज्यादा था। जी जी ऐसे कैसे भी मिलता है। जी जी। ओके मैम, धन्यवाद। अंजना मैम प्रणाम। जी मैम बताइए मैम। कंचन मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम। बधाई बधाई, अच्छा लगा जी। थैंक यू मैम। आपको याद होगा वो केस मैंने हमेशा यहाँ पे डिस्कस किया और आपकी भी काफी हेल्प हुई थी। जी जो इंडोमेट्रियोसिस विद इनफर्टिलिटी था ना, जी तो जी मैम जी। सॉल्व हो गया था। और वो अभी 2 दिन पहले उसने एक बेबी गर्ल को डिलीवर वाह किया। वाह, C-section। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank वाह, you। Congratulations मैम। तो मजा आ Thank गया, सही बात है, बहुत अच्छा you। लगता है मैम, बहुत हाँ, अच्छा। आप काफी हेल्प हुई थी वहां पे। हिमेटोमा भी हो गया था, बेबी थी पेट में तब। जी आपने वो पलाश जी वगैरह का क्षीर पाक बताया था। मतलब जी उनको जी मैंने वो पूरा 9 मंथ्स का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा चलाया। बेबी का वेट भी काफी अच्छा है, मतलब 3.5 आया। तो सेक्शन करके निकाला गया। फिर बाकी सब, मतलब बस बाकी सब पैरामीटर्स बहुत ही अच्छा है। चलिए अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपने इतने मन से और इतने लगन से उसकी चिकित्सा की और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और यही हम सब लोग का ध्येय होता है कि पेशेंट आता है तो कम से कम जिस जिस विषय को लेके हमारे पास आता है, जिस विश्वास से आता है, उसका सारी विषय भगवान पूरी कर दे और हम लोग को सफल बनाए। यही सब मनोकामना सबकी पूर्ण हो। और यही हमारे जोशी सर का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का यही मेन ध्येय है। और अरविंद सर इतना लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग के साथ, रोज नए नए टॉपिक लाते हैं हम लोग की, कहीं ना कहीं रोज ज्ञान अर्जन हम लोग करते हैं, ज्ञान वृद्धि होती है। तो ये सब जन सेवा के लिए, ये जनमानस को इसका पूरा पूरा फल हम लोग दे पाए और अच्छे से कर पाए, सुचारू रूप से कर पाए। बाबा धनवंतरी जी की मैम। कृपा बनी मतलब रहे। हाँ, वो मतलब जो एडमिट मतलब डिलीवरी के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था उसका। तो जी मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं हाँ एडमिट हो रही हूँ। मतलब वो एक डर था ना कि हाँ हाँ हाँ। क्या होगा। जाने के पहले भी मुझे कॉल किया और सबसे पहले बेबी का फोटो मुझे भेजा कि मैम हो गया अच्छे से। मतलब विश्वास घर वाले, विश्वास, हाँ हाँ इसी जी विश्वास एक बहुत था। और वो विश्वास, आज तो मैंने वो पेशेंट के साथ भी बात कर ली, क्योंकि 2 दिन जी। तो हाँ सब हॉस्पिटल में सभी गड़बड़ गड़बड़ होता है। तो आज आराम से बात की। बाकी सभी का परिचर्या भी अच्छे से समझ सकता है तो मैंने अभी उनको हाँ देखिए आगे, बहुत अच्छी, मतलब एक बेबी हो जाए तो ना आदमी को एक संतुष्टि मिल जाती है आगे के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बहुत जी। बड़ी बात हो जाती है। जी थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बड़ा योगदान है ये जॉब में। और कॉम्प्लिकेशन आ जाते तो हम इतने मतलब क्रिटिकल केसेस बोले या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस बोले, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अभी। जी मैम। जी बस भगवान धन्वंतरी हम लोग के साथ है, बस उनका आशीर्वाद बना रहे, सब अच्छा होगा जी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। हेलो हेलो अंजना मैम। जी हेलो मैम ओके जी, जी नमस्कार मैम मैम। मैम थोड़ा सा नमस्कार। पूछना था मैम आपसे। वो कि हमारी मेरी पेशेंट है मैम, 19 साल की बच्ची है, गांव में रहती है थोड़ा सा। और धातु तुष्टि तो है ही मैम, थोड़ा सा पोषण संबंधी प्रॉब्लम तो है, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो मैम क्या है कि पंचकर्मा का मुझे कोई ज्यादा विशेष एक्सपीरियंस ही नहीं, कोई प्रशिक्षण ही नहीं लिया मैंने। तो मैम उसको जैसे ही आयुष दर्पण के माध्यम से उसको क्या प्रॉब्लम थी कि उसको बार बार जो है वो रहता है, पीसीओडी की दिक्कत है, और पीरियड्स उसको हर 2 से 3 महीने में आते हैं। तो नवंबर मंथ में एलएमपी थी उसकी, अभी तक नहीं आए हैं उसको। और मैम वो कृष्ण कृष्ण वो जो होता है तिल, काला तिल प्लस गुड़, इन सब का काढ़ा बना करके उसने पिया, उससे नहीं हुआ। और वो फिर दोबारा भी किसी ने बताया था कि उसमें अजवाइन और सौंठ और गुड़ का वो बनाना है और साथ में ऐड करना है उसमें काले तिल। तो मैम उससे उसमें वो काढ़ा बना के पी रही है उसमें, तो तब भी उसको पीरियड नहीं है। थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दीजिए, क्या करना चाहिए मैम उसको। उसका वेट कितना है मैम, वेट और हाइट? वेट 35 से 40 किलो है, और हाइट 5 फुट 1 इंच होगी, 5 फुट 1 इंच। मैम हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक है? हीमोग्लोबिन 10 साढ़े 10 ग्राम है मैम, 10.5 से 11 के बीच में है। हाँ मैम, तो उसमें इतना घबराइए मत आप, थोड़ा सा ध्यान रहे ना। एक्चुअली ये क्या हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड पहले करा लीजिए पेशेंट की, है ना। यूएसजी तो करवा ली है मैम, पीसीओडी तो हाँ उसको पुराना है। और इस नहीं समय नहीं, 5 से इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना बता रहा है?
एंडोमेट्रियम थिकनेस तो ठीक है मैम, नॉर्मल है, उसमें बस जो कितना साइज बता है। रहा है, कितना बता रहा है मैम? जी मैम, थिकनेस मैं आपको जी मैं हाँ देख के बताती हूँ मैम। उसका एंडोमेट्रियम का साइज, उसको मैम उसको इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा इन दवाइयों से? वो उसको उसका उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट आप जो है शेयर करिए ग्रुप में। जी मैं देख के और बता जी अगर जी पॉसिबल हो तो पेशेंट को भी नेक्स्ट सेशन हमारा जो है उसमें लेके आइए, डिस्कस जी किया जाएगा, सिक्स हेडिंग सिक्स निकाला है मैम। जाएगा। 6 है ना, ठीक है मैम। तो उसको बस्ती की जी जरूरत है, जी नस्से की जरूरत है, ठीक है। उसको जी क्या है, वो उसका जो पीसीओडी तो आपने बोल दिया है, लेकिन जो एचपीओ एक्सिस है ना वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है। हाँ जी मैम, एचपीओ एक्सिस काम नहीं 5 to करने का 7 मतलब mm ये के। है, हाँ, जी 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 हाइपोएस्ट्रोजन की केस हो सकती है, तो वहां पे स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, दीपन पाचन और गहरी दृष्टि को दूर करते हुए फिर हमें नस्य कराना पड़ेगा और नित्य विरेचन कराना पड़ेगा। और नित्य विरेचन के साथ साथ हमको मात्रा बस्ती पे रखना जी बिल्कुल वही सजेशन दिया है मैम, जैसे पड़ेगा। आप बोल रहे हैं हाँ वैसे ही सब दिया है हाँ यहाँ पे। हाँ जी हाँ। तो नस्य आपने किससे दिया उसको? मैम, नस से तो अभी नहीं दिया है उसको, लेकिन ये जो ओरली दवा का ये खाना था, ये गुड़ शुंठी और ये बताया था नहीं, अजवाइन। इसमें गुड़ नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो कृष्ण तिल क्वाथ है, कृष्ण हम्म तिल क्वाथ में थोड़ा सा त्रिकटु मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक जी है। जी थोड़ा सा त्रिकटु मिलाने के साथ में उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना पड़ेगा, है ना। और साथ जी में वंश पत्र, मतलब जो बांस के कोपल होते हैं उनके पत्र का भी क्वाथ हम लोग बनवा के साथ में मिला के देते हैं, ठीक जी है। जी और उसके साथ में आप जो, हाँ, उसके साथ में जो आप देते हो वो एक तरह से उसको हम अनुपान के रूप में यूज करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को त्रिवत लेहम या फिर आरंगवत चूर्ण देते हैं, उसको पंचतीर्थ के साथ मिला देते हैं और उसे खिलाते हैं। और उसके ऊपर से जो अनुपान पिलाते हैं वो कृष्ण क्वाथ और वंशपत्र क्वाथ का ये अनुपान सब मिक्स। पिलाते हैं। फिर हम्म। आपको, हाँ, फिर आपको आरोग्य वर्धनी बट्टी देना पड़ेगा। देन आपको नरपति बल्लभ या फिर लघु बसंत मालती या फिर त्रिभुवन कीर्ति, और उसके साथ में थोड़ा संजीवनी, थोड़ा सा त्रिभंग, थोड़ा सा कालमेघ, थोड़ा सा गिलोय, है ना, थोड़ा सा अभ्रक, है ना। इस तरह के एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। और साथ में फलत्रिकादि क्वाथ यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल कुमारी आसक के साथ इसको अनुपान में लगा दीजिए। और उसके बाद में आप अब जो है थोड़ा सा गुग्गुल ऐड कर दीजिए। गुग्गुल में आप योगराज भी ऐड कर सकती हैं। और अगर योगराज गुग्गुल जो है यहाँ पे कर सकती है, नहीं तो आप यहाँ चंद्रप्रभा बट्टी भी ऐड कर सकती है। साथ में आप इसको नस्य दीजिए, शताब्दी तेल मंगा लीजिए। 2 दिन आप शताब्दी तेल का नस्य दीजिए और फिर 2 दिन आप इसमें अदरक सरस का नस्य दीजिए। नाभि पूर्ण करिए एरंड तेल से, अधोदर पे लेपन करिए, मात्रावस्थी करिए। मात्रावस्थी में आप दशमूल तेल ले सकती है या फिर एरंड तेल ले सकती है या फिर सहस्त्रादि तेल ले सकती है। इस साथ में जो है आप ये जो हमारा ग्रंथि रस फार्मूला है उसका काढ़ा बनाइए। ग्रंथि रस फार्मूला का काढ़ा बनाइए और इसके साथ में ऐड करिए और उसको लगातार आप 10 या 12 मात्रावस्थी दीजिए। फिर उसको थोड़ा ब्रेक करिए, इफेक्ट आ जाएगा। पूरा उसका प्रोसीजर होता है ना मैम, जी हमें जी पहले पूरा स्टिमुलेट जी जी जी। इफेक्ट पक्के से आ जाए, मात्रा बस्ती, नाभि पूर्ण, नस्य और ये सब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मैम। तभी हो पाएगा मैम। ये दवा से तो हो, और ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये सब मिक्स करके जो उसको आरक के चूर्ण के साथ, पंचीकृत के साथ, ये हाँ अनुपात के रूप में जो हाँ, नित्य नित्य विरेचन और साथ में थोड़ा सा स्टिमुलेशन। मुझे शशि हम्म मैडम लिख रही है, शशि मैडम थोड़ा बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ योगासन के बारे में शशि मैडम बता रही है। कपाल कपाल भाती प्राणायाम तो मैम बताते हैं मैम इसको। मैम काशनार, इसमें काशनार काम नहीं करेगा? काशनार घुगनू मैंने कहा ना, बिल्कुल आप दे सकती हैं, योगराज भी दे सकती हैं या काशनार भी दे सकती हैं। काशनार तो मैम चला चुके हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे से मतलब वो नहीं हुआ है जैसे प्रॉपर तरीके से करना था। जी मैम थोड़ा करना शुक्रिया मैम। पड़ता है, हाँ, जी टाइम मैम, लगता है, काम हो टाइम लगता है जाएगा। तभी रिजल्ट मिलेगा मैम। जी 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 मैम, जी ओके, धन्यवाद मैम। जी जी मैम। मैम जैसे आपकी पेशेंट 35 kg की है और 5'1" की हाइट है, तो 5'1" की हाइट के हिसाब से सोचोगे तो पेशेंट तो लीन एंड थीन है ना। जी मैम जी। तो लीन एंड थीन है, इट मीन्स की धातु तो 6 है उसके अंदर। हाँ धातु तो 6 तो एक है तरीके से जी। आपको धातु का पोषण भी करना पड़ेगा।
ठीक है। रस पाचक, अस्थि तो पाचक हाँ, रस रक्त जो भी धातुएं हैं उनका पोषण नहीं ठीक है, क्योंकि 35 अगर 5'1" की हाइट पर 50 kg वेट होना चाहिए लगभग, आप समझते हो नॉर्मल में। तो जी 50 हाँ। kg वेट पर 15 kg अगर लॉस है तो आप ये समझो कि 15 दूना 30 या करीब 30% का वेट लॉस है पेशेंट के अंदर। 30% बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि बहुत लीन एंड थीन होगा पेशेंट तो भी प्रॉब्लम आएगी, एचबी बहुत लो होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब उनके पीरियड्स में डिले हो जाते हैं या आते ही नहीं है ना। तो पेशेंट की तो पहले एक तो जनरल ग्रोथ पर, मतलब जनरल बॉडी बिल्डअप पर ध्यान दीजिए कि उसका पूरा हमें पोषण करना है, और पोषण से आएगा। दूसरी बात है कि जैसे हुआ कि HPO2 एक्सिस ठीक नहीं है, तो HPO2 एक्सिस के लिए अगर प्राणायाम में आप सोचो तो भ्रामरी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि भ्रामरी जब आप करते हो तो जो उच्चारण होता है ना, वो आपके सहस्रार चक्र के पास में फीलिंग आती है। ठीक है। तो इसलिए भ्रामरी आपका कोई भी मतलब सिस्टम होता है, चाहे एंजाइटी डिप्रेशन हो चाहे कहीं पर भी हो, तो भ्रामरी हमेशा कराते हैं। जैसे अनुलोम विलोम की तो फाउंडेशंस होती हैं कि भाई अगर किसी को हाई बीपी है या लो बीपी, अनुलोम विलोम कराओगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अनुलोम विलोम सस्टेन रखता है। अकॉर्डिंग टू हाई बीपी, लो बीपी, चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम कराते हैं तो रिजल्ट आते हैं। तो भ्रामरी आप कराइए। और पीसीओडी है, अगर थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं कहूंगी सिंह गर्जनासन कराओ। ठीक है। तो सिंह गर्जनासन कराएंगे तो उससे भी उस एक्सिस पर बहुत बढ़िया सा वर्क होता है। भ्रामरी तो कराना ही कराना है। और जैसे अंजना मैम हमेशा बोलते हैं ओम का उच्चारण कराने को, वो कराना है। और पेल्विक रीजन के ब्लड फ्लो के बढ़ाने के लिए जो होते हैं, पेल्विक फ्लोर के लिए सिर्फ 4 मेन आसन होते हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी का केस हो, चाहे पीसीओडी का केस हो, चाहे लेडीज के कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहला हो गया सबसे पहले सर्वांगासन, के सिंपली बॉडी को उठाता है और फिर पूरा पैर पीछे ले जाते हो, दैट इज हलासन। और हलासन के बाद जस्ट आप सामने आओगे, दैट इज पश्चिमोत्तासन। और फिर उष्ट्रासन, उसका काउंटर पोज, मतलब ये सीक्वेंस है 4 का। ठीक है। बट उसको कराने से पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो ये चीजें जब कराएंगे और मैम ने जो ट्रीटमेंट वगैरह बताया वो सारी चीजें करेंगे, तो पोषण पर ध्यान दोगे तब आएगा। जैसे हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए हैं आज तक, अगर उनके पीरियड्स आ गए, जैसे मैं कहती हूँ कि 2-2 साल से जिनको नहीं आए थे उनको भी कृष्ण तिल, जो मैंने ग्रुप में भी डाला था, योगराज गुगुलू के साथ में था, रजत प्रवर्तनी और टंकण वाला आ जाता है। बट वो सारी पेशेंट्स ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल क्रिस्काय थी। आपकी पेशेंट जो है मैम क्रिस्काय है बिल्कुल, जी मतलब उसके बिल्कुल अंदर मैम। सारी धातुएं सूख सी गई एक तरीके से, अगर मैं कहूँ तो। जी मैम बिल्कुल सही बोल रही मैम जी। हाँ, तो जब धातुएं सूख गई हैं तो उन धातुओं को पूरा पोषण देना पड़ेगा। तो जैसे मैम ने आपको वंग वगैरह सारी चीजें बनाई, स्वर्ण की प्रिपरेशंस बताई, वो चीजें हैं। दूसरी बात होता है कि जब बच्चों के या किसी के भी पीरियड्स नहीं आते तो एक पैनिक स्टेट माइंड में क्रिएट होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। तो वहां पर आपको काउंसलिंग वाला पार्ट भी मैम करना पड़ेगा। और मैम ने सारी बस्ती उसकी बताई है, नाभिक पूर्ण वगैरह सारी चीजें, अधोदर पर जैसे लेप वगैरह सारी चीजें बताई हैं। तो जब सब करोगे मैम, और कम से कम पेशेंट को ही बोल दो कि बेटा 3 to 6 मंथ टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उसने सडन वेट गेन किया तो वो भी नहीं बेटर होगा ना। ग्रहणी दृष्टि पर काम करते हुए जब वेट गेन कराएंगे तो हमारी धातुओं की पुष्टि होगी, क्योंकि रस का मल है, मतलब इसमें उपधातु में आर्तो आएगा और ये स्तन्य, ये सब सारी चीजें आएंगी। वो तो मल कफ हो जाता है, तो वो टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं रिजल्ट आएगा। जैसे जी आप एक मैम दो जी बार मैम। बताए थे ना, तो मुझे हाँ वेट का वही नहीं वही। आइडिया था कि हाँ वेट जी मैम। पेशेंट का इतना कम है। अगर अब थोड़ा सा वेट कम पुअर है भी है, गरीब भी है थोड़ा सा, ये सब योग मतलब तो थोड़ा नहीं सा मैम, आर्थिक देखो ना, स्थिति। 2-4 चीजें बहुत सस्ती हैं, सिंपल सी बात है। देखो, हाँ जितना प्राणायाम है उसमें 1 रुपया नहीं लगना है। हाँ ठीक हाँ है। जी बिल्कुल मैम। कैस्टर हाँ ऑयल का वो पूरे महीने भर भी लेप करेगी ना, हाँ हाँ, तो वो तो आप मेरे पास है, मैं जानो। खुद ही दे दूंगी। जी जी हाँ, जी। 1 पाव भी खर्चा नहीं आएगा। नाभि पूर्ण हाँ करना रात में, ठीक है, मतलब प्रॉपर कॉटन में डिप करके रखना, तो हार्डली 1 या 2 ml तेल लगता है। और जी अधोदर में जी जो लेप करेगी उससे भी कुछ नहीं, मतलब कोई खास खर्चा नहीं होगा। और जी जहां जी। तक रही नशे की, तो मैम ने जैसे अदरक सोरस वाला नशे बताया, तो मैम हाँ ने तो एक वो बार तो अदरक सकता है। हाँ, बताने का तरीका, मतलब बनाने का तरीका मैम ने बताया था पैनल पर, कि सरसों का तेल और वो बराबर लेकर के तो आप उसी से करवा लो, है ना। मतलब वो पेशेंट जी। खुद बना ले। और हम्म, अगर आपको और कोई नस से बनाना है तो वो भी पेशेंट को बोल दो कि घर पर बना ले। जैसे वो सब सारी हम्म, चीजों की कॉस्ट हल्की हो जाएगी। और हम्म, थोड़ा सा वो मतलब ऑयलिंग वॉइलिंग करे, मतलब बॉडी में भी और सर पर भी, हम्म, क्योंकि स्ट्रेस हम्म, होगा तो सिरोअभ्यंग से बहुत फायदा होगा। सिरोपीछू वगैरह आप मतलब पेशेंट का करोगे, भाई चार्ज लेता है इंसान, तो आप हम्म, उसको सब चीजें कर लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसे कुछ नहीं है, अगर पेशेंट के पास में गोल्ड का कोई हो आइटम, बनता उनता हो या घर में किसी के पास हो, तो स्वर्ण साथित जल आप उसको बोल सकते हो बेटा डेली पियो।
मतलब सिंपली 20 मिनट उबाल लिया उस गोल्ड उबाल को लें। और वो वाला पानी पिया, तो जैसे कैंसर वगैरह पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत मरीज मतलब कमजोर है तो भाई हम उसे स्वर्ण भस्म नहीं दे पाते हैं मान लो पैसे की वजह से, तो आप ये चीजें करा सकते हो। और सीजनल और रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स का है। और सबसे बड़ी बात है खुश रहे, तो खुश रहने से बहुत ज्यादा बॉडी वेट गेन होता है। मतलब अगर आप खुश हो तो बहुत अच्छे से सब कुछ सिस्टम होगा, और वाकई अंदर से खुश रहने को, तो उसे आप समझाओ कि बेटा जितने जल्दी ठीक होना चाहते हो तो उसका यही मूल मंत्र है। योग करना, प्राणायाम करना, सन बाथ लेना, मतलब कि उस सूरज की रोशनी में चलना फिरना, और मस्त रहने का। और फिर वेट गेन आ जाएगा, मतलब सारी वेट गेन का मतलब धातु पोषण से ठीक हो जाएगा, तो मैम आ जाएगा। ठीक है मैम? जी मैम, जी ओके, बता थैंक देंगे। यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। थैंक